अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज आपके लिए 4 स्टोरी सेलेक्ट की हैं, उनकी कुछ एलेबोरेशन आपको देंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे और कुछ इस तरह की चीज़ें आपको बताएंगे। ये हो सकता है आपने बाकी मीडिया के ऊपर वो चीज़ें ना सुनी हो। तो सबसे पहले जो हमारी स्टोरी है वो सिंगापुर में जी एक बड़े स्पेशल डायलॉग हुआ है और उससे एक बहुत बड़ी स्टोरी बाहर आई है। और वो स्टोरी ये है जी कि पाकिस्तान और इंडिया की जो अफवाज हैं वो वापस जाना शुरू हो गई हैं। ये अमल किस तरह से हुआ है, किसने ये बयान दिया है, किसने ये कंफर्मेशन दी और हम कैसे कह सकते हैं कि अब अमन हो गया है, पूरी डिटेल से स्टोरी हम आपको ये बताएंगे आज। जो हम नंबर 2 पे स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी राजनाथ सिंह और मोदी साहब के बयानात। ये वो दो बंदे हैं जिनकी खारिश खत्म नहीं हो रही है, जो मुसलसल इस तरह की बात करते हैं कि जैसे कोई आग लगती रहे और परेशानी बढ़ती रहे और खित्ते के अंदर टेंशन रहा है, क्योंकि इन लोगों को इस चीज़ की तो परवाह नहीं है खित्ता किस साइड पे जा रहा है, इन्हें सिर्फ परवाह अपनी सियासत की होती है। ये भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगली स्टोरी जी हमारी बहुत ही तकलीफदेह है। फितनतुल हिंदुस्तान जिसे अब हम कह रहे हैं इस वक्त, इनकी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी जो है ये बलूचिस्तान में जारी है और हमारे एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की शहादत हुई है। एक बैंक पे भी हमला किया गया है। जारी सी बात है कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो चाहता है कि स्टेबिलिटी ना आए, तो इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये भी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे। अच्छा, फिर एक और जी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मुआहदा करो या जंग। एक मुल्क पे प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर आप मुआहदा नहीं करते तो फिर आप जंग के लिए तैयार हो जाएं, और जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो पैगामात दे रहे हैं दरमियान में, वो भी मुस्लिम ममालिक ही हैं। तो ये क्या कहानी है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं डिटेल से स्टोरीज की तरफ। तो जो हमारी सबसे पहली स्टोरी है जी उसे शुरू करते हैं। जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है वो है जी कि शंग्रीला डायलॉग फोरम में जो कि सिंगापुर में मुनक्किद हुआ, इसके अंदर मतलब जो डिफेंस से रिलेटेड लोग होते हैं, जिनका दिफा से ताल्लुक होता है, वो लोग शिरकत करते हैं और वहाँ पे बातचीत होती है। तो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो हमारे जॉइंट चीफ हैं वो वहाँ तशरीफ़ ले गए और उन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए इस बात की कंफर्मेशन दी है कि जो फौजें पाकिस्तान और इंडिया की हैं, जो 22 अप्रैल से पहले उनकी अमन वाली पोजीशंस थी, ऑलमोस्ट वहाँ तक वो पहुँच गई हैं और फिल वक्त अभी उनकी बात से ये लग रहा है कि अमन हो गया और फौजें बॉर्डर से वापस जा चुकी हैं। ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो टेंशन्स हैं वो फिल वक्त तो वो कम हुई हैं। लेकिन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दरमियान में एक और भी चीज़ इंडिकेट की। उन्होंने कहा मामलात जिस नहज तक पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने कहा जी ये स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन जो है ये किसी भी वक्त दोबारा हो सकती है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये अमन जो हुआ है ये ठीक है, अच्छी बात है, हो गया है, लेकिन उनकी बात से यही महसूस हुआ कि ये भाई किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है, कोई भी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। और ये तमाम चीज़ें इस नहज तक ले जाने वाला है कौन? वो है जी नरेंद्र मोदी, वो है जी इंडियन गवर्नमेंट। वो खैर आगे चल के डिस्कस करते हैं, इनके बयानात से भी आपको जाहिर हो जाएगा कि ये जनाब क्या शख्सियत हैं और ये क्या करते फिर रहे हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद इंडियन डेलीगेशन भी वहाँ मौजूद था। एक तो इनकी मुलाकात नहीं हुई वहाँ पे आपस में, और ये जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का जो बयान था इसके मुतालिक जब इंडियन गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने इसके ऊपर भी कोई ख़ास रद्द अमल अभी तक नहीं दिया। लेकिन जो मूवमेंट्स हैं उनसे यही लग रहा है बज़ाहिर के फिलहाल अमन हो चुका है और अल्लाह करे ये अमन कायम रहे, दोनों मुल्कों के लिए यही अच्छा है। और अगर ज़्यादा ही कोई खारिश इंडिया को होती है या प्रॉब्लम होता है तो जो उनके साथ पहले हुआ है वो एक दफ़ा दोबारा करवा लेंगे अपने साथ। अब चलते हैं जी अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं जी इंडिया के। एक तो राजनाथ सिंह कंट्रोवर्सी में आए हुए हैं। वैसे भी आपने उनके एयर चीफ का बयान सुना होगा, कल हमने अपने एक व्लॉग में डिस्कस भी किया था कि अमरप्रीत सिंह साहब ने कहा है कि जो असलहा उन्हें प्रोवाइड करना होता है वहाँ की इंडस्ट्री ने, वो कभी भी टाइम पे प्रोवाइड नहीं होता। दस्तखत फ़ौरन ले लिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फ़ौरन कर लिए जाते हैं। और वो यहाँ तक कह रहे थे कि हमें कई दफ़ा दस्तखत करने से पहले भी पता होता है कि ये टाइम पे डिलीवरी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद करवा लिए जाते हैं। लेकिन ये करता कौन है? ये वहाँ के सियासतदान होते हैं, पीछे उनके बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने वो करप्शन करनी होती है। उसकी वजह से ये लोग प्रेशराइज करवा के अपनी फोर्सेस को असला भी वो सब स्टैंडर्ड किस्म का दिलवाते हैं, लाइक वो तेजस किस्म का जहाज, समोसे की शक्ल वाला वो जहाज है, मतलब 4th जनरेशन का वो जहाज़ कहलवाता है, 1983 से बना है, अभी तक वो सर्विस में नहीं आ सका, किसी फाइट में वो हिस्सा नहीं ले सका। आप कहते हैं जी 5th जनरेशन प्लेन बनाने जा रहे हैं, कुछ जारी बात है अवाम के अपने अवाम का पैसा खाने की एक और मैं कहूँगा कि इंडिया में ये कोशिश हो रही है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी तो इस चीज़ में माहिर हैं। मतलब जैसे हम करप्शन कहते हैं ना, उसे कहते हैं भ्रष्टाचार, मतलब एक अजीब सा उनका कोई वर्ड है, लेकिन बहरहाल वो इस चीज़ के अंदर काफ़ी महारत रखते हैं। तो राजनाथ सिंह जो हैं
ये ऑलरेडी ये इस बयान की वजह से भी बहुत कंट्रोवर्सी में, उन्होंने भी कल एक ब्लैक शीप कहा था उन्होंने कि जो ब्लैक शीप्स हैं उन्हें यहाँ पे दरमियान में पहचाने, उनके एयर चीफ ने ये बात की थी। तो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि शायद ये राजनाथ सिंह का ही नाम ले रहे हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर का। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अगली दफ़ा नेवी इस्तेमाल करेंगे, ये इंडिकेटर दिया है जी राजनाथ सिंह ने। मतलब ये पता नहीं कौन से बॉलीवुड में जिंदा है ये लोग, चीज़ क्या है मुझे तो यकीन माने इनकी समझ नहीं आती। मतलब इतने बेहुदा किस्म की गवर्नमेंट और इतने घटिया किस्म के लोग मैंने नहीं देखे जो हर वक्त जंग के कहते हैं दहाने पे बैठे होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह कि जंग इन्होंने खुद नहीं करनी होती, लड़वाना किसी और से होता है, और खुद कभी भी फ्रंट पे आगे नहीं खड़े होंगे, और जिस दिन जंग हो रही होगी खुद ये लोग बंकर्स में बैठे होंगे, लेकिन इन्हें जंग करवाने का बड़ा शौक है। तो इन्होंने कहा है जी कि अगली दफा जो जंग होगी उसमें नेवी इस्तेमाल करेंगे। तो माशाल्लाह जी आपने एयरफोर्स भी अपनी विजिट करवा ली, आपने अपनी आर्मी भी बेइज्जत करवा ली, अब पीछे एक बची थी नेवी। तो इस दफा आपका फैसला यह है कि दोबारा पाकिस्तान से जब भी पंगा लेना है तो इस पंगे के अंदर आपने बेइज्जत करवाना है अपनी तीसरी फोर्स को, जो अकेली फोर्स बची हुई है। और अभी तक उसकी इज्जत शायद थोड़ी सी इसलिए कायम है कि अभी वो मैदान में कूदे ही नहीं थे, अगर वो कूदते तो उनकी तबीयत साफ कर दी जाती। दरमियान में आपने कुछ पंगे किए, वो अपने वो विक्रांत जो आपका बेड़ा है उसे दरमियान में लाने के इंडियंस ने ये काम किए थे वहां पे, लेकिन वो ऑलमोस्ट जिस डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था कराची से या पोर्ट से हमारी, तो वो इतने दूर का डिस्टेंस था कि वहां से मिसाइल भी जो वो फायर करता, जो रेंज उसके पास मौजूद थी, वो आपके मतलब समंदर में ही गिर के गर्क हो जाता, वो कराची तक पहुंच ही नहीं सकता था, वो सिर्फ धमकियां थी। कोई बेड़ा आगे इतना मूव नहीं हुआ था कि वो कराची को खतरा हो जाता। और सेकेंडली हमारी नेवी तो बहुत आगे जाके तैयार खड़ी हुई थी कि ये जरा हिले तो सही, ये कोई हरकत करते उन्होंने 2 मिनट में इनकी तबीयत साफ कर देनी थी और ये वहीं पे डबो देते इनके पूरे बेड़े को। लेकिन अब उस बेड़े के बारे में राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं कि अगली दफा कुछ हुआ तो हम अपनी नेवी से काम लेंगे, कि मतलब एक जिसकी इज्जत बची है हम वो भी नहीं छोड़ेंगे। अब है जी आगे जी मोदी साहब जी, नरेंद्र मोदी। मुझे कोई शेर याद आ गया, शेर कुछ ऐसा है जी, मोदी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो हुआ तो वही जो मंजूर खुदा था। शेर को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मैंने मोदी साहब को वहां लगा दिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोदी साहब जो भी चाहते हैं वो कुछ अच्छा नहीं होता। अब मोदी साहब ने क्या काम किया जी, वो फिर पाकिस्तान को धमकियां देने पे आ गए हैं और वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ना समझे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। भाई पाकिस्तान ने समझ लिया ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, क्योंकि ये ऑपरेशन हमने खत्म किया है। आपकी इतनी तबीयत साफ की है कि उसके बाद ऑपरेशन बचा ही नहीं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि कौन सा ऑपरेशन आपके साथ हुआ है, तो समझ ले हमने बड़ा ऑपरेशन कर दिया है आपके साथ। तो भाई ऑपरेशन सिंदूर हमने खत्म कर दिया है, आप बेशक अपने मुंह से उसे जारी रखें, कोई बात नहीं, मुंह के फायर हैं, मारते रहें जो करना है। अच्छा जी, ये जहां पे भी जाते हैं पब्लिकली वहां स्पीकिंग में ये मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान को कांटा बोल देते हैं, कभी कहते हैं रोटी खाओ या गोली खाओ, और कभी कह देते हैं हम किसी न्यूक्लियर धमकी में नहीं आएंगे। अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, मोदी ने कहा जी कि किसी न्यूक्लियर धमकी में नहीं आएंगे। अब न्यूक्लियर धमकी पाकिस्तान ने नहीं दी, ये इनके विक्रम मिस्री जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर धमकी नहीं दी, और वो पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया से मतलब अपने ही मुल्क में उनकी दुनिया वही है, क्योंकि बाहर निकल ही नहीं रहा है, बाहर की दुनिया तो गालियां दे रही है ना, इसलिए बाहर नहीं जा रहे। तो अपनी दुनिया में बैठ के वो सब लोगों को ये बता रहे हैं जी कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी में हम नहीं आएंगे, और उनका ही सेक्रेटरी खारजा कहता है कि पाकिस्तान ने तो न्यूक्लियर धमकी दी ही नहीं। कभी उनका जी वजीर खारजा साहब उनके फरमाते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था, फिर कहते हैं नहीं हमने तो आधे घंटे के बाद बताया था। मतलब एक ऐसी अजीबो गरीब किस्म की गवर्नमेंट है कि जिनके हाथ पैर फूले हुए हैं। यकीन माने किसी भी इंसान का पता तब चलता है कि जब उस पर प्रेशर पड़ता है। पहली दफा बीजेपी गवर्नमेंट पे जब प्रेशर आया है ना, तो इनके हाथ पैर फूल गए, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुल्क को संभालना कैसे है, करना क्या है और किस तरह से, मतलब अब मामलात को भी आगे लेके चलना है और अभी हुकूमत भी चलानी है। लेकिन उनका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उनका इलेक्शन का, उनका अपने इलेक्शन में क्या बनेगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट अगली स्टोरी जी, एक तकलीफ दे स्टोरी है। बलूचिस्तान के अंदर फितनतुल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी जो है, जो BLA कर रही है, उसमें जी सोराब में एक बैंक और सरकारी अफसर के घर पे हमला हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हदायतुल्लाह बुलीदी जो हैं वो इसमें लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो हमारे डिप्टी कमिश्नर लेवल तक के लोग भी अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं लड़ते हुए इस फितने के खिलाफ।
तो यकीन माने, जैसे आर्मी चीफ ने भी बोला था कि 1500 से 2000 अफराद तुम लोग क्या कर लोगे, तो यकीन माने ये बात 101% ठीक है। हमारी फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, दुम पे पैरा आया हुआ है इस वक्त इनके, और ये सिर्फ इस तरह की हरकतें करके ये साबित करना चाहते हैं कि जी हम भी कुछ कर सकते हैं, या खौफ और इराज की फिजा पैदा करना चाहते हैं। तो वो तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया, जब जंग भी हो रही थी तो आपकी कौम कितनी खौफजदा थी, या कौन सा खौफ उसके अंदर चल रहा था। हम तो मिसाइल भी अपने सामने बैठ के चलवा रहे थे। तो ये जो इनकी साइकोलॉजी है ना इंडिया की, कि पाकिस्तान को डरा लेगा या अंडर प्रेशर कर लेगा, ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान का जल्द अज जल्द अब एक पुरअमन तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि उसका एक सेटलमेंट होनी चाहिए। इनके साथ पुरअमन नहीं, इन्हें तो जूते मारें इस फितने को, तो इतने मारें कि जितने मारे जा सकते हैं, इनमें से तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और बाकी बलूचिस्तान के अंदर अमन होना बहुत जरूरी है, और हमारी स्टेट को चाहिए कि जल्द अज जल्द एक्ट करके इस फितने से हमें निजात दिलवाएं। अब नेक्स्ट एक और स्टोरी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुआहदा करो या जंग करो। अब जी दुनिया का सीधा सा असूल है, जो ताकतवर है वो अपनी बात मनवाता है, जो कमज़ोर होता है या दुनिया की नज़र में अभी तक कमज़ोर होता है, आप ये समझ लें अपनी पावर नहीं शो की हुई होती है उसने, तो तब तक लोग उसे दबाई जा रहे होते हैं। ये कुछ हाल ईरान का भी हो रहा है। सऊदी अरब ने स्पेशली जो वहाँ के बादशाह हैं, ठीक है, सऊदी अरब के बादशाह हैं शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, उन्होंने अपने बेटे जो कि वज़ीर दिफा हैं उनके, शहज़ादा खालिद बिन सलमान जो है, उन्हें स्पेशल पैगाम दे के भेजा है आयतुल्लाह ख़मीनी साहब के पास, जो कि सुप्रीम कमांडर हैं ईरान के। और उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर आप जो हैं जौहरी मुआहदा कर लें अमेरिका के साथ, वरना इसराइल आपके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, अब जब सरकारी सतह पे इस चीज़ की कंफर्मेशन उनसे मांगी गई तो ईरान और सऊदी अरब ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन ज़राए से ये खबर आई है, और ये बात तकलीफ दे भी है, इसलिए कि भाई मजबूर किया जा रहा है एक चीज़ करने के लिए। हमें नहीं पता उस मुआहदे के अंदर क्या है, ईरान के लिए बेहतरी है भी या नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पर धमकी यह दी जा रही है कि इसराइल जैसा बदमाश जो है, जो चारों तरफ अपनी मतलब ऐसे वो बम्बारमेंट कर रहा होता है चारों तरफ जाके, कि जैसे उसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, जैसे वो किसी पे भी हमला कर दे तो कोई उसे रोकने वाला ही नहीं है। तो ये कुछ वो ईरान के साथ भी करने जा रहा है, या ऐसा हो सकता है, ये धमकी दी जा रही है ईरान को। अब ईरान देखते हैं इस पे क्या डिसाइड करता है, क्या वो मुआहदे की तरफ जाता है या वो इसराइल को ही मुंह तोड़ के जवाब देने का फैसला करता है। ये वक्त इस चीज का फैसला करेगा। बहरहाल पाकिस्तान और ईरान के अभी ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं। उनके जौहरी प्रोग्राम को, मतलब पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को पाकिस्तान ने सपोर्ट करने का भी ऐलान किया, जो हमारे वजीर आजम पिछले दिनों वहां जाके कह के आए हैं। तो नाज़रीन, आज की यही स्टोरीज थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।